यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो ग्लोबली बहुत पॉपुलर है और इंडिया का यूपीआई एक एग्जाम्पल बन गया है दूसरे कंट्रीज़ के सामने पेमेंट्स के मामले में। आज के डेट पे आप भी इसको यूज़ करते हो और ये इतना सेफ एंड सिक्योर है कि हर एक कंट्री इसका एग्जाम्पल ले रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। इन टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे जो अभी आपको दिख रहे हैं और ये आपको टाइमलाइन पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप बस स्किप कर सकते हो, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक आपके इंटरेस्ट का हो उसको देख सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द डेक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें इससे पहले ऐसे एफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो लाइक एंड शेयर करके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जो आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है यूपीआई के स्टैटिस्टिक्स के बारे में। नाउ बेसिकली क्या है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका कितना ग्रोथ हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं यूपीआई की, 2016 में इसका लॉन्च हुआ था जो लाया था एनपीसीआई और ये बहुत पॉपुलर हुआ। ये आरबीआई के गाइडेंस के अंडर पे चलता है। नाउ यूपीआई का फुल फॉर्म मैंने तो आपको बता ही दिया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक सिंपल पेमेंट सिस्टम है जो आपके लिए बहुत ईजी कर देता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना और कैश कैरी आपको नहीं करना पड़ता। इसके कुछ स्टैटिस्टिक और डेटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसी साल का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो नवंबर 23 में 11,235 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वहीं पे अक्टूबर में यहाँ पे 11,408 मिलियन ट्रांजैक्शंस थे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगस्त 2023 में 484 बैंक्स इसको एक्सेप्ट करते थे, सितंबर में 492, अक्टूबर में 505 एंड नवंबर में 516 बैंक्स यूपीआई को एक्सेप्ट करने लगे। ग्लोबली इसका एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर आरबीआई का डेटा देखते हैं तो 73% ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन 2022 में यूपीआई के थ्रू हुए थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 139.2 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर 23 में अब तक हो चुका है। और यहाँ पे 1 बिलियन ट्रांजैक्शन क्लेम कर रहा है रीच करेंगे 2026 से लेके 2027 तक पीडब्ल्यूसी का एक रिपोर्ट। और 90% नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के थ्रू होंगे, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की बात छोड़ ही दो। नाउ इसी से अगर हम मूव करते हैं एडॉप्शन की तरफ, तो बाकी कई कंट्रीज़ हैं जो यूपीआई को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और अडॉप्ट कर रही हैं। यहाँ पे इंडिया का यूपीआई फ्रांस, नेपाल, ओमान, सिंगापुर, यूएई, भूटान, श्रीलंका एंड यूके जैसे कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सेप्ट होने लगा है। इसका मतलब ये है कि यूपीआई इज़ गोइंग टू पेमेंट सिस्टम ग्लोबली और आपको सिर्फ इंडिया में नहीं अलग अलग कंट्रीज़ में भी यूपीआई का पेमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। यूपीआई का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वीपीए। और अब हम समझते हैं वीपीए क्या होता है। तो दोस्तों वीपीए होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और इसी के थ्रू यूपीआई का मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी वजह से आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। वीपीए एक आपका बैंक अकाउंट नंबर जैसा ही आइडेंटिटी होता है और इसको अगर आप कहते हो तो ये एक डिजिटल या वर्चुअल आइडेंटिटी होता है आपका। अगर हम बात करते हैं वीपीए की, तो ये बाउंड आप नहीं हो कि अपने वीपीए को सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट से लिंक रखो। समय समय पे अगर आपको चाहिए तो आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हो, दूसरे बैंक अकाउंट को अपने वीपीए के साथ लिंक कर सकते हो। यहाँ पे वर्चुअली आप बहुत सारे वीपीए भी क्रिएट कर सकते हो अपने अनुसार। वीपीए की अगर बात करते हैं तो ये हर किसी के लिए यूनिक होता है और यहाँ पे वीपीए यूज़ करके आपका कार्ड या वॉलेट लिंक करता है आपके बैंक अकाउंट को यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि वीपीए को यूज़ करके आपके पास पैसे भेजे या आप किसी को पैसे भेज पाओ। नाउ यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होते हैं यूपीआई को यूज़ करके और इसके लिए यूपीआई कुछ ऐसे फीचर्स को यूज़ करता है जो ऑलरेडी बैंकिंग में एग्जिस्ट करते हैं।
और इसके बारे में हम सिक्योरिटी के सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं VPA का फॉर्मेट। तो VPA में दो फॉर्मेट्स होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफायर। बेसिकली ये क्या होता है, ये @ के बाद जो आता है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका PSP कौन है। PSP की अगर बात करते हैं तो ध्यान में रखना, ये आगे भी काम आएगा। PSP होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको पेमेंट का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके पहले जो आता है नंबर, वो या फिर नंबर कह लो या फिर कोई भी आपका रैंडमली जनरेटेड एक स्ट्रिंग हो सकता है जो होता है आपके लिए यूनिक। ये बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शंस के लिए। तो चलो अब समझते हैं VPA होने से UPI को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको किसी के सामने रिवील नहीं करना पड़ता। सबसे पहला सिक्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इजी टू रिमेंबर होता है, आप इजीली याद रख सकते हो। इसके अलावा जब जी चाहे आप इसको बदल सकते हो और ये 24/7 अवेलेबल रहता है ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाता है और इसको यूज़ करके आप जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको ट्रैक भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं UPI के सिक्योरिटी के बारे में कि कितना सिक्योर है UPI। तो UPI के सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो कुछ फैक्टर्स समझते हैं जिसके बेसिस पे UPI काम करता है। जैसे इंटरबैंक ट्रांसफ़र, यहाँ पे जब भी आप पेमेंट इनिशिएट करते हो या फिर किसी को पैसे भेजने जाते हो तो UPI एनेबल्ड एप्लीकेशन में कोई आपको डिले देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इंस्टेंटली यहाँ पे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा UPI यूज़ करता है रोबस्ट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक मैकेनिज्म मिलता है जहाँ पे MPIN या फिर मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करना पड़ता है। जो आपका UPI पिन होता है उसको एंटर करने के बाद ही पैसे जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ता है अपने UPI ऐप को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है। साथ ही UPI जो है वो आपके डिवाइस के साथ बाइंड हो जाता है आपके मोबाइल नंबर को यूज़ करके, जिसकी वजह से काफ़ी सिक्योर हो जाता है। आपका UPI कोई दूसरे फ़ोन में नहीं चलेगा अगर उसमें आपका सिम लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे आपका प्राइवेसी भी सिक्योर रहता है, क्योंकि इसमें ऐसे एडवांस्ड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखते हैं। इसकी वजह से आपका डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है और अनकॉम्प्रोमाइज्ड रहता है जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि UPI कैसे बैंकिंग सिस्टम के एग्जिस्टिंग मेथड्स को यूज़ करता है। UPI यूज़ करता है NEFT, जो कि होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, या फिर ग्रॉस टाइम रियल सेटलमेंट जिसको हम RTGS के नाम से जानते हैं, और IMPS जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो बैकबोन है UPI के ट्रांजैक्शंस करने के लिए और इंस्टेंटली सेटल करने के लिए अमाउंट्स को। साथ ही साथ UPI के साथ आपको वर्सेटिलिटी मिलता है कि आप बार कोड्स को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से दुकानों में UPI काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि यहाँ पे बार बार बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे स्कैन करो और पेमेंट करो। तो चलो अब गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि UPI एक्चुअली काम कैसे करता है, और यहाँ पे होने वाला है टेक्निकल डिस्कशन। नाउ UPI में 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो होते हैं पुल एंड पुश। पहले हम बात करते हैं पुश के बारे में, और इसमें क्या होता है, ये जो आप जनरल ट्रांजैक्शन करते हो वो है किसी एड्रेस में पैसा भेजना। सबसे पहले आप एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो अपने UPI ऐप में यूजिंग द डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट, जो कि उसका VPA एड्रेस हो सकता है, या फिर आपने किसी बारकोड को स्कैन किया, इसके बाद आपने अमाउंट दिया और यहाँ पे आपने ऑप्शनल नोट देना है तो दे सकते हो। इसके बाद आपका जो पेमेंट ऐप है वो फॉरवर्ड करता है इस रिक्वेस्ट को PSP या फिर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर तक, जो एक इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करता है इस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। PSP जो है इसको राउट कर देता है रिक्वेस्ट को NPCI के पास, और यहाँ पे NPCI है जो इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर ध्यान रखता है। इसके बाद जो इशूइंग बैंक है और जो रिसिपिएंट बैंक है वो वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी, बैलेंस और कस्टमर के क्रेडेंशियल। एक बार जब वेरीफाई हो जाता है
तो जो इशूइंग बैंक है वो अपने तरफ से ग्रीन सिग्नल दे देता है और जनरेट कर देता है एक डिजिटल सिग्नेचर को। ये हो गया हमारा पहला फेज़। अब चलते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड फंड ट्रांसफ़र जो दूसरा फेज़ है उसकी तरफ। अब जो आपका PSP है वो सेंडर का बैंक डिटेल UPI सिस्टम के साथ शेयर करता है वेरिफिकेशन और रूटिंग के लिए। इसके बाद NPCI चेक करता है सेंडर का अकाउंट डिटेल, अकाउंट बैलेंस, फंड अवेलेबिलिटी। अगर फंड अवेलेबल है तो NPCI ट्रिगर करता है फंड डिडक्शन सेंडर अकाउंट से। और इसके बाद जो एक्वायरिंग बैंक है या रिसीवर का बैंक है वो ट्रांजैक्शन अमाउंट रिसीव करता है और ये जो पेई है उसके अकाउंट से कट के अमाउंट चला जाता है। इसके बाद जो UPI सर्वर है वो रेस्पॉन्स सेंड करता है कस्टमर्स के ऐप में जो सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं कंफर्म करने के लिए कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा। और इसके साथ मिल जाता है आपको एक रेफरेंस ID या फिर ट्रांजैक्शन ID। नाउ दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं जो है पुल। तो पुल जो है वो होता है कंट्रोल्ड पेमेंट रिक्वेस्ट एंड एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो बिजनेसेस हैं एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपके पास पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजती हैं जहाँ पे आप पेमेंट करते हो। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो पुल रिक्वेस्ट है वो जनरेट किया जाता है जो रिसीवर है उसी के थ्रू। यहाँ पे सेंडर कोई इनिशिएट नहीं करता, जो रिसीवर है वो इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन को। और यहाँ पे सबसे पहला फेज़ होता है ट्रांजैक्शन इनिशिएशन एंड पेमेंट मैसेज फ्लो। आपके पास एक मैसेज आता होगा जब भी आप कोई बिल पे करने जाते हो, आपके पास SMS आता होगा कि UPI से पे कर दो। आपके पास फिर अपने ऐप में नोटिफिकेशन भी आता होगा, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद रिसिपिएंट जनरेट करता है पेमेंट रिक्वेस्ट यूजिंग रिक्वायर्ड डिटेल्स थ्रू देयर UPI एनेबल्ड ऐप। नाउ यहाँ पे पेमेंट मैसेज फ्लो होता है और ये रिक्वेस्ट आपके पास एंड NPCI के पास जाता है। सिग्नल मिलता है NPCI को कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया है टू पुल फंड फ्रॉम द पेयर। इसके बाद ट्रांजैक्शन फ्लो होता है बैंक्स के बीच में। फेज 2 में होता है पेमेंट रिक्वेस्ट जो पहले पहुंचता है क्रेडिटर्स बैंक पे और इसके बाद पहुंचता है डेबिटर्स बैंक पे थ्रू NPCI। इसके बाद जो मर्चेंट है जिससे आपको सामान बेचा है या जिसका बिल सेटल होने जा रहा है वो जनरेट करता है पेमेंट रिक्वेस्ट यूजिंग कस्टमर का बिल। और यहाँ पे मर्चेंट जो है वो भेजता है एक रिक्वेस्ट कस्टमर के बैंक में जो कि डेबिटर्स बैंक है यूजिंग NPCI। इसके बाद जो डेबिटर बैंक है वो वेरीफाई करता है रिक्वेस्ट को, चेक करता है कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल दीज थिंग्स सही है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं बैलेंस। इसके बाद कस्टमर के अकाउंट में अगर सफिशिएंट फंड है तो डेबिटर का जो बैंक है वो अप्रूव करता है ट्रांजैक्शन को और कंफर्म करता है NPCI को। इसके बाद डेबिटर के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्रेडिटर के बैंक में। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ जो UPI 2.0 के साथ हमें देखने को मिला जो कि है वन टाइम मैंडेट। ना वन टाइम मैंडेट आखिर क्या है, ये आपके अंदर क्वेश्चन होगा और आप सभी ने कई बार यूज़ भी किया होगा। वन टाइम मैंडेट बेसिकली प्री ऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करते हो या आपका कोई बिजनेस है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे मान लो आप एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस बेचते हो, जैसे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस आपको बेचता है और इसके लिए आपको महीने में एक अमाउंट सेटल करना पड़ता है। ना यहाँ पे रेकरिंग पेमेंट्स के लिए आप अप्रूव करवा सकते हो कस्टमर से कि महीने में हर इस तारीख को इतना पेमेंट आपको मिल जाए उस कस्टमर के थ्रू, क्योंकि आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल उसको बेच रहे हो, जिसकी वजह से बार बार कस्टमर को पेमेंट करने के लिए UPI ऐप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल होने के वजह से आपको भी टेंशन नहीं लेना कि कब पेमेंट आएगा। एक डेट सेट किया हुआ है जिसके वजह से उस डेट पे उसके बैंक अकाउंट से, मतलब कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे कट के बिजनेस ओनर के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके वजह से सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के लिए बहुत इजी होता है मैनेज करना अपने बिजनेसेस को।
तो दोस्तों आई नो वीडियो काफ़ी लंबा रहा, लेकिन मैंने कोशिश किया अपने तरफ से जितना भी हो सके डिटेल में आपको यूपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं और आपको जागरूक करो कि ये पेमेंट मेथड काम कैसे करता है और कितना ज़्यादा सिक्योर है और क्यों ग्लोबली ये इतना पॉपुलर हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू।